नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज 19 जुलाई 2023 है डेट, और आज की हम लोग जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो मेजर करंट अफेयर्स है। तो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को देखते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये अभी हेनले जो कंपनी है जारी करती है, ठीक है ना। हेनले एंड पार्टनर्स इस पासपोर्ट इंडेक्स को जारी कर की उसके द्वारा किया जाता है, इस संस्था के द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि कौन सा ये मतलब इस जो सूचकांक से हमें ये ज्ञात होता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे आगे है, सर्वश्रेष्ठ है या फर्स्ट पोजीशन पर है। अर्थात जो है वहां पर उस देश के लोगों को जो है अदर देश में, अन्य देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। या लिमिटेड देश ही रह जाते हैं जहां पर वीजा की आवश्यकता होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर्स को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये 2023 की रैंकिंग जो है आई है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो इंडिया जो है इसकी रैंक जो है 80th आई है इस बार, ठीक है। और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। ये हर साल जो है जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। तो इंडिया की रैंक जो है इस बार जो है 80 आई है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ जो है इंडिया के साथ साथ जो है 80th रैंक में दो देश और हैं, टोगो और सेनेगल। टोगो एंड सेनेगल जो हैं, ये दो देश हैं जो हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक के इक्विवेलेंट जो है रैंक रखते हैं, यानी 80th रैंक पर हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट कौन रहा। तो सिंगापुर जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। सिंगापुर जो है इसकी रैंक फर्स्ट है। सिंगापुर फर्स्ट पे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 227 स्थलों में या 192 192 गंतव्यों में जो है वीजा मुक्त जा सकते हैं। और 3 यूरोपीय देश जो हैं वो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। तो जर्मनी, इटली और स्पेन, ये 3 देश जो हैं ये सेकंड पोजीशन को इनको मिली है। उसके बाद जो है जापान, हम लोग जानते हैं कि पिछले साल जापान जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। तो जापान जो है ये थर्ड पोजीशन पे रहा है इस बार, ठीक है ना। 2023 में जापान जो है ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स से हमें ये पता लगता है कि कहाँ का जो पासपोर्ट, जो किस कंट्री का पासपोर्ट जो है वो ज़्यादा ही शक्तिशाली है एक तरह से। तो जापान के साथ साथ और भी कंट्रीज हैं जो थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। उनका नाम है ऑस्ट्रिया। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं मेनली। फिनलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस, जापान के साथ है ना, साउथ कोरिया, और साथ में जो है स्वीडन।
ठीक है। तो इतनी कंट्रीज जो हैं, और साथ में जापान भी है, ये थर्ड पोजीशन पे रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे मैंने बता ही दिया है कि जर्मनी, इटली और स्पेन रहे, यानी जर्मनी, इटली और स्पेन जो है टोटल कंट्रीज जो है इनके लिए वो 190 जगहों पर जो है, देशों में ये बिना वीजा के जो है वहां पर भ्रमण कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है सिंगापुर के लिए जो है ये 227 कंट्रीज है, ठीक है ना। और थर्ड पोजीशन में जापान है, तो यहाँ पर जो है ये 189 कंट्रीज में ये जा सकते हैं। अब जो है मैंने बता दिया है कि हेनले में जो है पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 80 है, और टोगो और सेनेगल भी जो है 80 रैंक पर हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो इंडिया के जो लोग हैं, जैसे 80th रैंक आई है, तो इसमें जो है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन विच इंडियन पर्सन कैन विजिट द कंट्री विदाउट वीजा। सो टोटल जो है 57 देश हैं, 57 देश ऐसे हैं जहां पर जो है बिना वीजा के जो है भारत के लोग जा सकते हैं। तो 57 जो है वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं इनको, 57 देश, ठीक है। और इसमें जो है हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उसकी रैंकिंग इंडिया से भी कम है, ठीक है ना, 100th है, ठीक है। तो अब आते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर के जो है पूछा जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इंडिया की पोजीशन कितनी आई, इंडिया की रैंक कितनी है, तो 80th रैंक है और 57 कंट्रीज है जहां पर ये भारत के लोग भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है, बाकी जर्मनी, इटली, स्पेन सेकंड पोजीशन पे है, और जापान के साथ बाकी कंट्रीज जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो थर्ड पोजीशन पे हैं, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, मैंने बताया। और हेनले एंड पार्टनर्स जो है, इसके चेयरमैन कौन है, इसको भी जान लेते हैं। तो इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर क्रिश्चियन एच कैलेन, डॉक्टर क्रिश्चियन CH है ये, ठीक है, H कैलेन, ये जो है इसके, इस संस्था के इस समय चेयरमैन है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि उससे पहले थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, और साथ साथ में जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, इसके आंकड़ों को जो है के आधार पर जो है पासपोर्ट रैंकिंग की गणना करता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, ये भी जो है साथ साथ जो है गणना करता है इसकी, ठीक है। इसी का जो है साइड बॉडी है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड न्यूज पे। तो जो सेकंड न्यूज है उस पर आते हैं आज की। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है, ये राजस्थान के बूंदी में है। बूंदी जो है एक जगह का नाम है, कस्बा है राजस्थान में। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रामगढ़ विषधारी, एक मिनट,
रिजर्व, ठीक है ना। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये है राजस्थान में बूंदी जिले में अवस्थित। राजस्थान में बूंदी जिले में जो है ये अवस्थित है, ठीक है, बूंदी में एक तरह से, ठीक है। और इस टाइगर रिजर्व को जो है न्यूज में लाया गया है, एक तरह से ये न्यूज में रहा है। तो ये न्यूज इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है। जो 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है, ठीक है। अब ये 3 बाघ शावक जो हैं उनका इसमें इस जो टाइगर रिजर्व है इसमें जो है जन्म हुआ है। बाघ शावक इन द सेंस की जो टाइगर के बच्चे होते हैं। तो अब जो है एक बाघिन जो जिसके द्वारा ये जन्म हुआ है, तो T102 नाम की जो है बाघिन है, और इसको जो है यहाँ पर लाया गया था, ठीक है, शिफ्ट किया गया था, ठीक है। T102 ये बाघिन का जो है नंबर दिया गया है, नाम, ठीक है ना। से बाघिन जो है इस पार्क में स्थानांतरित 1 साल पहले जो है घटित यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर जो है 3 शावक और ये बाघिन और एक और बाघ होगा। तो टोटल जो है यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है, जो टोटल टाइगर हैं या बाघ हैं, ठीक है ना, बाघ, वो बेसिकली अब 5 हो गए हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि T115, टी से समझ लीजिए ये टाइगर का नाम है। T115 ये नर बाघ जो है रहा है, ठीक है, नर बाघ। तो T115 और 102 के मिलन से जो है ये 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ है। और T102 जो है शामिल है इसमें, ठीक है। एक और जो बाघिन है जो T73 है। तो T73 जो बाघिन है, ठीक है, ये बाघिन जो है रणथंभौर में जो टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर ये बाघिन है जिसके द्वारा जो है T102 बाघिन का जन्म हुआ था, ठीक है। और जिसके द्वारा 3 जो है बाघ शावकों का भी जन्म हुआ है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं कि इसको जो है 5 जुलाई 2021 में जो है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है, बाघ अभयारण्य जो बोल सकते हैं इसको। या टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। तो ये जो है ये 5 जुलाई 2021 को जो है
बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। और इसका जो टोटल एरिया है इस अभयारण्य का वो 481.9 वर्ग किलोमीटर है। ये केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ये जो है ये एक तरह से एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, सिचुएटेड एयर इन बूंदी है टाइगर रिजर्व, है ना, जो ये बूंदी में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, वो इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और एक खास बात जो है, एक नदी है मेज नदी, मेज नदी, ये नदी का नाम है मेज, ठीक है। ये नदी जो है ये इस टाइगर रिजर्व से गुजरती है। मेज नदी जो है ये टाइगर रिजर्व से गुजरती है, याद रखिएगा। और ये जो है चंबल की सहायक है, चंबल नदी की सहायक है, ठीक है। तो ये जो थी पूरी न्यूज आपको बताई गई। अब आते हैं थर्ड न्यूज पर, जो हमारी थर्ड न्यूज है उस पर आते हैं। नीति आयोग को लेकर जो है नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है। पहले तो नीति आयोग जो है इसके बारे में जानते हैं कि नीति आयोग है क्या, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट पेश की गई है ना, एक रिपोर्ट पेश की गई है सरकार को, और वो रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट। ये बेसिकली रिपोर्ट जो है अभी 2023 में जारी करी गई है। बेसिकली ये रिपोर्ट है क्या, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये 2022 की करके रिपोर्ट जो है ये 2022 को लेकर के रिपोर्ट जारी करी गई है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में है क्या उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है EPI इसको नाम दिया है ना, इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट, ठीक है ना। तो हमेशा ये जो है नीति आयोग ही जारी करता है, और तीसरा संस्करण जो है इसका जारी किया गया है। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण, तीसरा संस्करण जो है ये जारी किया गया है। नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के बाद जो है इसका जो है 2016 में नीति आयोग बना था, है ना। और नीति आयोग का बेसिकली जो है ये ट्रांसफॉर्म किया गया था योजना आयोग से। तो उसका कारण ये था कि योजना आयोग ये था पूरी तरह से केंद्रीकृत आयोग था, उसमें राज्यों की भूमिका नहीं थी। अपितु नीति आयोग में जो है जो राज्य हैं वो भी, उनकी भी भूमिका है। राज्य जो है राज्यों से परामर्श लिया जाता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद ही जो है कोई भी डिसीजन जो है लिया जाता है। तो नीति आयोग में जो है एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन होते हैं, तो इसमें जो इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और जो EPI रिपोर्ट है ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में जानते हैं। और नीति आयोग इसीलिए बनाया गया था ताकि उसका जो है जो विकेंद्रीकरण किया जा सके योजना आयोग का, ताकि उसमें जो है राज्य की भूमिका भी रहे, और राज्यों को जो धन आवंटित होगा वित्त आयोग के द्वारा उसमें भी नीति आयोग की भूमिका रहेगी, ठीक है।
तो इस चीज को लेकर के जो है ये नीति आयोग का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अध्यक्ष जो रिपोर्ट, ये एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट है, इसके चेयरमैन बनाए गए थे सुमन बेरी। सुमन बेरी, ठीक है। और इसका एक्चुअली में इस रिपोर्ट का क्या मतलब है, क्यों ये रिपोर्ट, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पर आते हैं इसके रिपोर्ट के। तो विशिष्ट जो है राज्य सरकारों को जो है विशिष्ट निर्णय लेने के लिए जो है एक तरह से राज्य सरकारों को सशक्त बनाना है। ठीक है ना, निर्णय लेने के लिए क्षेत्र विशिष्ट अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि के साथ राज्य सरकारों को सशक्त बनाना, राज्य सरकारों को सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, मेनली क्या है कि राज्य सरकारों को जो है, जो ओवरऑल जो है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें मिलकर काम करें, जो विकेंद्रीकरण की नीति है उसको जो है उसका पालन होना चाहिए, और जो है व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है इसमें जो है जो भी विकास में बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके, तो वो राज्य सरकारों को जो है वो बेटर जो है वो सशक्त बनाना है, ताकि नीति आयोग के साथ जो है ये, या केंद्र सरकार के साथ जो राज्य सरकारें हैं वो मिल करके अच्छी तरह से काम कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है ये इसके 4 ईपीआई रिपोर्ट जो है, इसमें जो है 4 स्तंभ लिए गए हैं, इसके 4 स्तंभ। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला तो है कि नीति स्तंभ, नीति स्तंभ। अब ये नीति स्तंभ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो ऐसे राज्य और जिला स्तर पर जो निर्यात संबंधी नीतियां हैं, बेसिकली एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो पारिस्थितिक तंत्र और संस्थागत ढांचे को अपनाने का मूल्यांकन करता है एक तरह से। ठीक है, दूसरा जो है नीति स्तंभ के बाद इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम। ठीक है ना, हिंदी में ही लिख देता हूं, बिजनेस इकोसिस्टम, इको सिस्टम। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र। ये देखिए, इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी तंत्र एक ही चीज है, बस यहाँ पे बिजनेस शब्द जोड़ा गया है, यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट निर्यात शब्द जोड़ा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और जो चौथा है वो है निर्यात प्रदर्शन, निर्यात प्रदर्शन। ये इसके 4 स्तंभ लिए गए हैं। मेनली देखिए ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो इसमें जो है बेसिकली जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इस एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस रिपोर्ट में जो आया है कि कौन सा राज्य जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा है,
और कौन सा सेकंड पोजीशन पे रहा है उसको देख लेते हैं। तो इसी में उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 1 पर जो है ये तमिलनाडु रहा है। दूसरे और तमिलनाडु में जो है ये तटीय क्षेत्र में ये इसको 80.89 अंक मिले हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है। ठीक है ना, तीसरे पे कर्नाटक। महाराष्ट्र जो है ये 78.20 इसको अंक मिले हैं और कर्नाटक को जो है ये 76.36 जो है ये अंक मिले हैं। उत्तर प्रदेश जो है उसके बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है। तो उत्तर प्रदेश जो है एक्सपोर्ट के मामले में जो है ये 61.63 अंक इसको मिले हैं और उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो 7वीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इसको निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बात करी गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो है निर्यात को प्रोत्साहन। तो ये जैसे अब लैंडलॉक्ड कंट्री जो है जहां पर जो समुद्र से नहीं जो है जिनका तटीय क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं है, मान जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, तो ये तटीय राज्य हैं। तो एक्सपोर्ट निश्चित बात है यहाँ पर ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड जो स्टेट है उसके कंपेयर में। ठीक है ना, तो तमिलनाडु जो है अभी अगर पूछा भी जाए कि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में किस राज्य को जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है, तो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली है उसके तहत जो है ये तमिलनाडु जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और यूपी की रैंकिंग 7 है। हम यूपी को अलग से इसलिए लिख रहे हैं ताकि यूपी स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अगर पूछा जाता है तो यूपी की रैंकिंग 7 दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है चौथे नंबर पर गुजरात है और 5वें नंबर पर हरियाणा है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट न्यूज थी नीति आयोग को लेकर के। अब जो है बेसिकली नीति आयोग जो है ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो नीति आयोग की मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये बेसिकली योजना आयोग जो है उसको चेंज किया गया था और नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, तो एक तरह से ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और इसको जो है एक रिपोर्ट पेश की गई थी नीति आयोग के बारे में। जानते हैं कि बेसिकली नीति आयोग के लिए जो है नीति आयोग, तो पहले तो नीति जो है इसका फुल फॉर्म जो है उसको देख लेते हैं। तो नेशनल ये बेसिकली इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये तो हो गया इसका नाम। और असेसमेंट के लिए नीति आयोग जो है वो बनने की प्रक्रिया में जो है 29 मई 2014 को जो है ये प्रधानमंत्री के को जो है ये एक तरह से मोदी जी की तरफ से रिकमेंडेशन आती है कि ये प्लानिंग कमीशन जो है, जो योजना आयोग है, उसको बदला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बना। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है जिसके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 8 फरवरी 2015 को जो है ये पहली मीटिंग ली गई थी। ठीक है, मोदी जी के द्वारा
ठीक है। और मोदी जी यानी कि जो पीएम है, जैसे पीएम योजना आयोग का भी चेयरमैन थे, तो वही पीएम जो है इसके भी चेयरमैन जो है हैं। ठीक है ना। और इसमें जो है बेसिकली क्या है कि जो नीति आयोग है वो एक तरह से थिंक टैंक की तरह काम करता है और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। ई गवर्नेंस इन द सेंस वी कैन से दैट कि जो भी गवर्नमेंट के कार्य हैं वो आपको जो है कोई पोर्टल है जैसे गवर्नमेंट का या नीति आयोग का कोई पोर्टल है या वेबसाइट है, तो वहां पर जो है सभी चीजें जो हैं वो पारदर्शिता को और एक तरह से बढ़ाती हैं और पारदर्शिता के रूप में जो है सभी चीजें वो आप जो है एसेस कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट जारी हो रही है या फिर कौन सी स्टेट का क्या रैंकिंग है, किस चीज को लेकर के है, ठीक है, कैसे फंड का एलोकेशन होता है। ये सारी चीजें जो है नीति आयोग में जो है ये ई गवर्नेंस को जो है बढ़ावा दिया गया है। इसमें डिजिटल एक तरह से जो है डिजिटलाइजेशन किया गया है योजना आयोग का। और ई गवर्नेंस जो है ये बेसिकली जो है इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करता है। ठीक है। और इसके द्वारा जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया और उस तरीके से जो है इसको चैनलाइज किया गया। ठीक है। तो नीति आयोग का जो मेनली काम जो है अगर बोल रहे तो क्या है, एक तरह से इसको देखिए प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को परिवर्तित किया गया था, तो उसका काम इसको जो है ज्यादातर काम जो है वही है, बट इसमें एक ज्यादा विकेंद्रीकरण हो गया। एक तरह क्या है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका भी बढ़ाई गई है। दूसरी चीज है राज्यों का परामर्श लिया जाता है और 4 जो ऐसे मंत्री हैं जिनको जो है ये एक तरह से एपेक्स बॉडी है, तो चेयरमैन जो होते हैं इसके पीएम है, उसके बाद 4 मंत्री जो हैं वो जो भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो पीएम द्वारा चुने हुए जो 4 मंत्री हैं वो भी जो है इसके साथ में जो है इस नीति आयोग के मेंबर होते हैं। ठीक है। और बाकी संस्थान जी और भी संस्थान हैं जो भी इंटेलेक्चुअल्स वहां पर मौजूद हैं उनको भी इसमें नीति आयोग में जगह दी जाती है। ठीक है। तो ये जो है नीति आयोग का एक तरह से जो पूरा मैंने आपको बताया कि नीति आयोग जो है किस तरह से कार्य करता है। ठीक है। और इसमें जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है कि गवर्निंग काउंसिल में इसमें चीफ मिनिस्टर्स का रोल होता है और साथ साथ जो है यूनियन टेरिटरीज के भी जो गवर्नर्स हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भी जो है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। और इसमें जो है फुल टाइम मेंबर हैं कुछ, तो वाइस चेयरपर्सन जो हैं 4 फुल टाइम मेंबर हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर हैं। ठीक है। तो इसको जो है एक सीईओ भी इनको अलग बनाया गया है। ठीक है। तो इस समय जो है नीति आयोग के चेयरमैन से लेकर के क्या क्या हैं लोग हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उसके बारे में जो है बताता हूँ। तो पहला जो है इसमें चेयरमैन तो हम लोग जान ही चुके हैं, अध्यक्ष जो है वो पीएम हैं। ठीक है। उसके बाद वाइस चेयरमैन का नाम आता है, वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में जो है ये सुमन बेरी हैं। ठीक है। सुमन बेरी, इनके द्वारा ही अभी ये रिपोर्ट जो है जनरेट करी गई है। और तीसरा जो है एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर। अब ये एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन है, मैंने बताया था कि 4 मिनिस्टर हैं, जिसमें एक अमित शाह जी हैं जो गृह मंत्री हैं। ठीक है। दूसरे जो मेंबर हैं वो राजनाथ सिंह हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह। तीसरी है निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण, है ना, सीतारमण।
रमन। उसके बाद जो है जो चौथे जो मेंबर हैं एक्स ऑफिसियो, वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो तोमर, तो ये इसके 4 एक्स ऑफिसियो मेंबर है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें फुल टाइम मेंबर जो हैं उनको देख लेते हैं कि नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं फुल टाइम मेंबर। तो उसमें जो है नंबर 1 है वी.के. सारस्वत। ठीक है, दूसरे हैं, ये डीआरडीओ चीफ है वी.के. सारस्वत, और दूसरे हैं रमेश चंद। रमेश चंद, ठीक है। तीसरे हैं रमेश चंद्र जो हैं ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। वी.के. पॉल हैं, वी.के. पॉल, वी.के. पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और चौथे हैं अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, अरविंद विरमानी। तो ये 4 जो है ये फुल टाइम मेंबर हैं। ठीक है, सीईओ कौन है इसके? नीति आयोग के सीईओ जो हैं, इसमें लिख देते हैं नीति आयोग के सीईओ, वो है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। बी.वी.आर. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये नीति आयोग के बारे में आपको मैंने जानकारी प्रदान करी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो इम्पोर्टेंट न्यूज हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 3 न्यूज डिस्कस करी हैं, और ये 4th न्यूज जो है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो 4th न्यूज है उसको देखते हैं कि बेसिकली जो है कि एक रिपोर्ट जो है ये जनरेट करी गई थी 5 वर्षों में। जो है ये भी नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी करी थी कि कितने लोग गरीब जो हैं गरीबी से बाहर आ गए हैं। तो इसको लेकर के मैंने 17 जुलाई की जो करंट अफेयर्स है उसमें जो है इसको मैंने पूरी तरह से समझाया है कि 13.5 करोड़ जो है लोग जो हैं ये गरीबी से बाहर आए हैं 5 वर्षों में। तो इसको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। उसमें बताया गया था, ठीक है ना, कि कितने लोग गरीबी रेखा से जो है 15-16 से बढ़ के 19 से 21 के बीच में गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं वो कम हो गए हैं। और कितने कम हुए हैं वो एक तरह से जो है उसमें गिरावट देखी गई है 14.96%। ठीक है ना, 96%। तो इसको एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग ने ये भी रिपोर्ट दी है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं नीति आयोग, है ना। इसकी रिपोर्ट ये है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, और एक प्रगति समीक्षा 2023। इसके बाद है एक प्रगति समीक्षा 2023। ठीक है,
इस रिपोर्ट का नाम है। अब इसमें जो है क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है कि 2015-16 से लेकर से 2019 से 21 के बीच में जो है 13.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, 13.5 करोड़ ये लोग जो हैं ये गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, बीपीएल अब नहीं रहे हैं ये, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। और हम लोगों ने पता है कि हम लोग को पता है कि 2100 और 2400 कैलोरी जो है ये बोला गया है। जो सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट थी उससे पहले जो है लकड़वाला समिति थी, तो लकड़वाला समिति ने जो है ये देश में जो है गरीबी का जो है मूल्यांकन किया था उस समय। तो 2100 और 2400 कैलोरी जो है, इतना पोषण अगर उनको जो है एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी ग्रामीण इलाके में जो है डेली मिल रही है, और शहरी इलाके में जो है शहरों में 2100 कैलोरी जो है उनको अगर वहां पर जो है ऊर्जा मिल रही है, उनका जो है डाइट इस तरह की है कि 2100 कैलोरी उनको प्राप्त हो जा रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर रहेंगे, और जिनको नहीं प्राप्त हो रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो इसी को लेकर के 13.5 करोड़ जो है ये लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। अब इसमें एक डाटा जो है ये दिया है, परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि 2015-16 जो है में 2015-16 में ये 24.85% लोग थे। ठीक है ना, तो गरीबी रेखा से अंदर, ठीक है ना, तो 24.85% लोग जो थे वो गरीबी रेखा में थे आए। लेकिन अभी जो है 2019-20 में ये क्या हो गया है, 19 से 21 के बीच में क्या हो गया है कि 14.96% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये एक तरह से गिरावट आई है जो गरीब व्यक्तियों की संख्या में, और टोटल जो है 9 पॉइंट, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.89% का जो है ये डिक्रीज हुआ है, एक तरह से घटा है। जो गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं उनके बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है ना, तो अभी कितने हो गए हैं, 14.96% है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इस अवधि के दौरान जो है एक तरह से गरीबी जो है वो घटी है। ठीक है, और एसडीजी जो हमारा लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन के द्वारा दिया गया है, तो एसडीजी गोल के हिसाब से जो है भारत को जो है 1.2 जो है % पर लाना है। ठीक है, और इस % पर लाना है, और इसका लक्ष्य जो है ये कब के लिए दिया गया है, ये दिया गया है 2030। ठीक है, ठीक है, तो गरीबी को कम करके आधा और कम करना है, मतलब 1.2% तक ही रह जानी चाहिए। ठीक है, और अब आते हैं कि गरीब व्यक्तियों की संख्या में गिरावट, जो है गरीब व्यक्तियों की संख्या में जो गिरावट आई है, उनकी संख्या में गिरावट, तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, तो सबसे नंबर 1 पर है जो स्टेट, उसमें जो है सबसे ज़्यादा गिरावट आई है उत्तर प्रदेश में। इस न्यूज़ को मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये न्यूज़ मैंने कवर कर चुकी है, ठीक है, पिछले वीडियो में, बट जो चूँकि ये इम्पोर्टेंट है
तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। सेकंड पोजीशन पे बिहार है, जहां पर गरीबी में कमी आई है, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। तो जितने भी बीमारू राज्य हैं जो हम लोग जानते हैं, तो वो बीमारू राज्य जो है वो गरीबी से मुक्त हुए हैं। ठीक है। और इसमें जो है संकेत लिए गए थे, 12 संकेत लिए गए थे, जिसमें न्यूट्रिशन भी था, और जो मृत्यु दर थी बच्चों की उसको भी लिया गया था। मातृ स्वास्थ्य, मतलब जो मदर से उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है उसको भी लिया गया था। शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कहाँ तक जो है व्यक्तियों का जो खाता है वो बैंक में है और बैंकों से परिचित है एक तरह से व्यक्ति। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेशन जो है उसमें लिया गया था। ठीक है। ये सब आंकड़े जो है लिए गए, उसको लेकर के ये डाटा जो है नया बनाया गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो है नेवी की न्यूज से एक न्यूज है कि नेवी का जो इंडोनेशिया के साथ में जो है मैं इंडोनेशिया जकार्ता में जो है नेवी के 2 INS सह्याद्री और INS कलकत्ता, ये जो कोलकाता, ये जो 2 एयरशिप्स थे वो समुद्री अभ्यास के लिए जो है जकार्ता उनको भेजा गया था। ठीक है। तो उसको हम लेते हैं, इसको जो ये न्यूज़ है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ओके, INS सह्याद्री, ठीक है ना, सह्याद्री। और दूसरा कौन सा था, INS कोलकाता। कोलकाता, सो कोलकाता ही लिखते हैं। कोलकाता, ठीक है। तो INS सह्याद्री और INS कोलकाता, इनको भेजा गया कहां पर, जकार्ता में, इंडोनेशिया। ठीक है ना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। और हम एक जो न्यूज़ बीच में चली थी जो इम्पोर्टेंट भी है कि जकार्ता जो है, जैसे अगर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ से अगर जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग है तो बर्फ का पिघलना होता है, तो उसमें जो समुद्री स्तर है वो बढ़ेगा, तो उसमें जकार्ता जो है इसके डूबने का खतरा जो है पहले है। और फर्स्ट कंट्री जो होगा जो डूबेगा वो फिजी होगा, लेकिन जकार्ता शहर का नाम भी उसमें लिया गया है। तो जकार्ता को जो है फिर राजधानी शिफ्टिंग के लिए हुए और इसको जो है कालीमंतान जो है राजधानी इसकी शिफ्ट करी गई है इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया जैसा कि हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुस्लिम्स जो है इंडोनेशिया में निवास करते हैं। ये जो है द्वीप समूह है एक देश, और द्वीप समूह का देश है। जैसे सबसे पहले जो है इंडिया की तरफ से लेते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर अगर लेते हैं तो पहले सुमात्रा आता है, फिर जो है जावा, फिर बोर्नियो और फिर सुलावेसी। ठीक है। तो ये जो है एक तरह से इस तरीके से जो है इसके द्वीप हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडोनेशिया की है, वो जावा द्वीप पर जो है निवास करती है। ठीक है। तो इंडोनेशिया में जो है करेंसी इसकी हम लोग जानते हैं कि रुपया है। तो रुपया तो नहीं है, लेकिन रुपया करके जो है करेंसी है, तो इसको रुपया में नहीं गिना जाता है। ठीक है। तो अब न्यूज पर आते हैं कि INS सह्याद्री और INS कलकत्ता जो है, ये कोलकाता जो है ये
जकार्ता भेजे गए। ठीक है, किसके लिए? समुद्री अभ्यास, समुद्री अभ्यास के लिए। ठीक है, और ये जो है 17 जुलाई को जो है ये 17 जुलाई को वहां पहुंचे थे। ठीक है, 2027 सॉरी 2023 17 जुलाई को जो है ये इंडोनेशिया में जकार्ता में पहुंचे और वहां पर जो है स्वागत किया गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दक्षिणी चीन सागर जो है, साउथ चीन, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, और साथ में जो है ये दक्षिणी चीन सागर में जो ये अभ्यास हुआ है, इसका नाम क्या दिया गया है? समुद्र शक्ति 2023। समुद्र शक्ति 2023। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कलकत्ता पूरी तरह से इंडिजीनियस हैं, भारत में ही बनाए गए हैं शिप्स हैं। ठीक है, तो और दोनों जहाज़ों का निर्माण जो है वो मुंबई में मझगांव डॉक यार्ड में जो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वहाँ पर जो है इनका निर्माण किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में कोई न्यूज़ जो है आती है या क्वेश्चन में अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो यही होगा कि किन दो शिप्स को जो है भेजा गया, तो आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। दूसरा जो है कहाँ जो है ये समुद्री शक्ति 2023 जो अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, ये कहाँ संपन्न हुआ? तो दक्षिणी चीन सागर में संपन्न हुआ। ठीक है, और 17 जुलाई 2023 को जो है वहां पर जकार्ता में ये जहाज ये जो शिप्स है ये पहुंच गए थे और वहां पर जो है इंडोनेशिया में ये समुद्री अभ्यास किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि इससे पहले ये हमारी 4th न्यूज के बाद में 5th न्यूज थी। ठीक है, तो ये 5th न्यूज थी। अब आते हैं 6th न्यूज पर। ठीक है, जो 6th न्यूज है उस पर आते हैं। तो भूमि सम्मान, हम लोग जानते हैं कि भूमि सम्मान जो है अभी हाल ही में 2023 ये जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है, प्रदान किया गया। ठीक है ना, भूमि सम्मान। अब ये भूमि सम्मान जो 2023 है किन को प्राप्त हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने जो है ये विज्ञान भवन में, दिल्ली में विज्ञान भवन में जो है ये सेरेमनी एक तरह से हुई थी और इसमें जो है इनको जो है पुरस्कृत किया गया अलग अलग क्षेत्र में। तो भूमि सम्मान 2023 ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स, एक तरह से जो भूमि सम्मान जो है ये लैंड रिकॉर्ड्स को लेके है। तो डिजिटल इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ और भूमि इनका जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं वो उसका डिजिटलाइजेशन किस स्टेट में हुआ या उसको उससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स हैं वो किसको जो है भूमि सम्मान दिया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर ये बताया गया। ठीक है,
अब इसमें जो है टोटल जो है 9 राज्यों के सचिव और 68 जिलों के अफसरों का सम्मान मिला। ठीक है, किसको मिला? 9 राज्यों के जो आईएएस ऑफिसर थे, सचिव स्तर के सचिव प्लस है जो है ये 9 राज्यों के सचिव को मिला है। ठीक है ना, और साथ साथ जो है ये 68 जिलों के अफसरों को, मतलब 68 जिलों के अफसर है। ठीक है, इन्हीं 9 राज्य के जो 68 जिले हैं, उन जिलों के ऑफिसर्स जो हैं वो, उनको जो है ये सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन जो है पे रहा सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले, तो सर्वाधिक पुरस्कार जो है वो उड़ीसा को मिले हैं। ठीक है, तो उड़ीसा को जो है 19 जिले, उड़ीसा के जो है 19 जिले जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है, 19 जिलों को। ठीक है, और वहाँ के जो है 57 ऑफिसर्स हैं, 19 जिलों के 57 ऑफिसर्स हैं, बेसिकली आईएएस ऑफिसर हैं या डीएम कैडर के रैंक के होंगे, तो उनको जो है ये दिया गया। ठीक है, सम्मान। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड पोजीशन पे जो है एमपी रहा है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के 15 जिलों के 35 अफसरों को जो है ये, ऑफिसर्स को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, थर्ड पोजीशन पे ये भूमि सम्मान दिया गया है। थर्ड पोजीशन पे जो है इसमें गुजरात रहा है। ठीक है, फोर्थ पर बिहार और फिफ्थ पर असम। ठीक है, ये रैंकिंग है, और इसी क्षेत्र में जो है इसके टोटल जो हैं इन सभी के जो है असम है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के 9 सचिव के कुल 68 जिलों के अधिकारियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, भूमि सम्मान। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, और वो आप लोग जरूर जान लीजिए कि पंचायती राज जो मंत्रालय है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, ये जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है, ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये जैसे भूमि अभिलेखों का जो है ये प्रबंधन करता है, और एक तरह से आधुनिकीकरण ना, भूलेख के नाम से भी जो है वेबसाइट है, और जो संपत्तियों का या भूमि से संबंधित जो भी निपटान होता है, तो उसको वो जो है इसके दायरे में आता है, इस मंत्रालय के। ठीक है, और भूमि अभिलेख के रखरखाव के लिए फिर पारदर्शिता को बढ़ाना और भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव करती है पंचायती राज मंत्रालय की। तो ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है कब से स्टार्ट हुआ? तो अगस्त 2008 से जो है ये स्टार्ट हुआ है। इसकी नींव पड़ी थी मंत्रालय की अगस्त 2008। ईयर पूछा जाता है, याद रखिएगा 2008 में जो है ये पंचायती राज मंत्रालय बना था। ठीक है, उसके बाद जो है ये डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया है कि डिजिटलाइजेशन जो है ये बाद में किया गया। भूमि के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनका डिजिटलाइजेशन हुआ, और इस समय जो है जितने भी स्टेट हैं उनके अलग अलग पोर्टल्स हैं। उन स्टेट के पोर्टल्स पे जाकर के जो वहाँ के जिलों के जिलों के बाद जो गांव के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कि उन किस किस के नाम पर जो है कौन सी भूमि है, कौन सा खेत है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो है ये ट्रांसपेरेंसी के रूप में ये आप किसी भी स्टेट की वेबसाइट पर जाकर के ये देख सकते हैं। ठीक है, तो
इसमें जो है एक जो है विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जो है प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। कौन सी विशिष्ट मतलब स्पेशल, एक तरह से विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, ठीक है। तो ये जो लैंड रिकॉर्ड है, ये एक तरह से ये पहचान संख्या के द्वारा जो है, ये पहचान संख्या के द्वारा जो है ये लैंड रिकॉर्ड्स डाटा जो है ये स्टेट की वेबसाइट पर जो है, किसी भी स्टेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सेवेंथ न्यूज जो है उसको लेते हैं। इंडिया, म्यांमार, और तीसरा कंट्री है थाईलैंड। ये तीनों कंट्रीज को एक तरह से मिलाया जा रहा है नेशनल हाईवे के द्वारा, ठीक है, एनएच के द्वारा। तो इसके बारे में जानते हैं कि नई दिल्ली से लेकर के थाईलैंड के बैंकॉक तक, ठीक है, न्यू दिल्ली से बैंकॉक तक जो है ये रोड जो है बनाई जा रही है, ठीक है। नेशनल हाईवे जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे तो IMT नाम दिया गया है। आई से इंडिया, M से म्यांमार और T से थाईलैंड, ठीक है, IMT, ठीक है। NH का नाम जो है ये दिया गया है। कितने किलोमीटर का है ये? 1360 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बना है और ये कवर करता है भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। और इसकी नींव कब पड़ी थी? तो इसकी नींव जो है वो एट दैट टाइम जो है 2002 में PM थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इनके द्वारा जो है इसका जो एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी, है ना, वो प्रस्ताव जो है रखा गया था और तभी से लेकर के जो है इसको जो है आगे लाया गया। तो अब जाकर के जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में जो ये नेशनल हाईवे बन रहा है 1360 किलोमीटर का, उसको जो है अंजाम दिया जा रहा है। अब इसमें जो है इसका निर्माण कब से चालू हुआ? तो निर्माण जो है इसकी नींव ना लिख करके इसको हम लिखते हैं प्रस्ताव, ठीक है। यहाँ पे प्रस्ताव लिखेंगे क्योंकि उस टाइम जो है ये प्रस्ताव जो है दिया था सरकार ने। और इसकी नींव कब पड़ी, मतलब कब जो है इसकी जो स्टार्टिंग हुई, बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। निर्माण प्रारंभ कब हुआ? तो निर्माण प्रारंभ हुआ इसका 2012 में, ठीक है। और उसके बाद जो है वहां से शुरू हुआ और 2012 से। और इसको जो है निश्चित बात है कि अब चूंकि अदर कंट्रीज इन्वॉल्व है तो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। और बट जो है इसमें जो रकम आवंटित की गई है और रकम आवंटन वो जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय का रोल रहा है उसमें, वित्त मंत्रालय।
ठीक है। तो इसमें जो है ये कहाँ कहाँ से होकर जाएगा ये मार्ग, इसके बारे में जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो भारत के मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में जो जगह है मोरे, मोरे, ठीक है, तो मोरे है, और मोरे से जो है ये शुरू होता है, यहाँ से प्रारंभ होगा और उसके बाद प्रारंभ होगा, ठीक है, मोरे से, और उसके बाद जो है ये मोरे से होता हुआ ये म्यांमार से गुजरेगा और थाईलैंड के माई सॉट, थाईलैंड के माई सॉट, यहां पर जाकर के ये खत्म होगा, ठीक है। तो विच स्टेट इज इन्वॉल्व मेनली इन दिस हाईवे प्रोजेक्ट? तो मणिपुर इज मेनली इन्वॉल्व, एंड मोरे इज द एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो मोरे है, और वहां से ये हाईवे, नेशनल हाईवे जो है ये जाएगा और म्यांमार होता हुआ ये जो है थाईलैंड के माई सॉट तक जाएगा, ठीक है। और माई सॉट इज वन ऑफ द प्लेस नियर बाई बैंकॉक, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है थाईलैंड में जो है माई सॉट पर ये खत्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक बात और है कि जो म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है, यही है, म्यांमार लिख लेते हैं, ठीक है। म्यांमार जो है, म्यांमार में जो बेसिकली जाएगा ये, तो कालेम्यू, कालेम्यू से गुजरेगा, और कालेम्यू और कालेवा, और कालेवा से, ठीक है, यहां से जो है ये गुजरेगा, ठीक है। तो फिर कालेम्यू और कालेवा से होता हुआ ये माइसोट तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो म्यांमार की भूमिका जो है वो 74 किलोमीटर का कालेवा यागी सड़क खंड है, और 70 किलोमीटर का जो है ये अलग सड़क खंड है, ठीक है ना। तो टोटल जो है कालेम्यू और कालेवा होता हुआ जो है 74 किलोमीटर का जो है ये ट्रैक, मतलब टोटल 74 किलोमीटर में जो है म्यांमार की बाउंड्री जो है वहाँ पे कालेम्यू तक जो है ना। उसके बाद जो है ये उसके आगे जो है ये 70 किलोमीटर तक है, और इसमें जो है 69 पुलों का जो है 69 पुल पड़ेंगे बीच में, ठीक है, पुलों का निर्माण होगा, ठीक है, 69 पुलों का निर्माण। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है बहुत कि ये नेशनल हाईवे जो है ये आईएमटी के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 8th न्यूज़ है हमारी कि राकेश पाल, नाम याद रखिएगा, राकेश पाल, इम्पोर्टेंट नाम है, बता रहा हूँ अभी, राकेश पाल, ये जो हैं इनको 25th डायरेक्टर जनरल चुना गया है, मतलब नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी। अभी आईसीजी क्या है? आईसीजी का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसका डीजी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल, 25th डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? राकेश पाल को, ठीक है। और
राकेश पाल जो हैं ये नेवल एकेडमी में जो है 1989 में जो है भर्ती हुए थे नेवल एकेडमी में। नेवल एकेडमी में, ठीक है। फिर ये अलग अलग जगह पर जो है इनको तैनात किया गया और इनको जो है 2 सम्मान मिले हैं। वो 2 सम्मान इंपॉर्टेंट हैं, उनको जानिए कि तटरक्षक तटरक्षक सम्मान जो है मेडल मिला है इनको 2013 में। और दूसरा जो सम्मान है वो राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति द्वारा एक और तटरक्षक सम्मान जो है वो दिया गया है, ठीक है ना, 2018 में। बस ये 2 खास बातें जो है आपको याद रखनी है। तो ये 8 जो हमारी ये 8th न्यूज़ थी। तो इसमें जो है डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक कोर्स भी जो है वो किया है और ये कोर्स जो है वो कोर्स क्या है, इन्होंने जो है यूके में जाकर के ये कोर्स जो है किया, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन, इसका कोर्स जो है इन्होंने किया है, ठीक है। और ये 34 वर्षों से अधिक जो है इनका कैरियर हो चुका है ना। 34 ईयर्स की इन्होंने सर्विस दी है नेवी में। उसके बाद जो है इनको डीजी बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर ये रहे हैं और तटरक्षक सम्मान मैंने बता ही दिया। और राष्ट्रपति द्वारा भी एक तटरक्षक सम्मान दिया गया या पदक दिया गया, या पदक बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो 2013 और 2018 में मिला, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो 9th न्यूज़ है हमारी आज की, उस पर आते हैं। तो एक और नाम जो है निवृत्ति राय जो है इनका नाम आ रहा है, निवृत्ति राय। निवृत्ति राय जो है ये कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो निवृत्ति राय जो है ये इन्वेस्ट इंडिया इसकी जो है प्रबंध निदेशक एमडी हैं एंड सीईओ इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। निवृत्ति राय याद रखिएगा, ठीक है। और इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ इनको बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो है इससे पहले जो है इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ वो मनमीत के नंदा ये रहे थे। और इसके बाद जो है निवृत्ति राय इनकी जगह पे आएंगी, ठीक है। और ये मार्च 2023 को इनका जो है कार्यकाल जो है खत्म हुआ था, तब से ये पोस्ट जो है खाली थी। तो वहाँ पे जो है निवृत्ति राय को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब ये जो निवृत्ति राज हैं इन्होंने जो है इन्वेस्ट इंडिया में जो है एक तरह से ये इंटरनेशनल सिनेरियो में भी इनका नाम रहा है। और साथ में ये सॉफ्टवेयर को लेकर के जो है कि इंटेल में इनको जो है इन्होंने काम किया है इंटेल में,
ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इंटेल जो है बेसिकली प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो बनाने के लिए जानी जाती है कंपनी। इंडिविजुअल कंपनी है इंटेल, जो प्रोसेसर का निर्माण करती है, ठीक है, कंप्यूटर के। तो इंटेल में इन्होंने जो है 29 साल की सर्विस दी है। उसके बाद जो है इनको इन्वेस्ट इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है भारत सरकार की जगह से, है ना। तो पिछले 7 वर्षों से जो है ये इंटेल इंडिया की जो है कंट्री हेड रही थी, ठीक है ना। इंटेल इंडिया की कंट्री, इंटेल इंडिया की कंट्री हेड का कंट्री हेड। ठीक है। 27 साल तक इन्होंने जो है इंटेल इंडिया में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इनको इन्वेस्ट इंडिया का एमडी एंड सीईओ जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनको जो है नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि इनको नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है, ठीक है ना। इन्वेस्ट इंडिया बेसिकली क्या है, इन्वेस्ट इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया कंपनी जो है नंबर पहला तो इन्वेस्ट इंडिया जो है ये 2009 में जो है इसको स्थापित किया गया। और ये जो ये जो है कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है ये इन्वेस्ट इंडिया आता है। और बेसिकली ये इसका काम क्या है, तो इन्वेस्ट इंडिया जो है आंतरिक जो व्यापार विभाग है उसके तहत जो है गैर लाभकारी उद्यम के रूप में इसकी गणना की गई है। और ये एक तरह से इन्वेस्ट इंडिया जो है ये निवेश के लिए जाना जाता है। देश के अंदर ही जो है ये स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया जो है ये उसके लिए इसको बनाया गया। और इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डीपीआईआईटी के सचिव होते हैं, ठीक है। तो राजेश कुमार सिंह जो है ये इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो उतना भी जो है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है नाम। तो निवृत्ति राय का नाम आप याद रखिएगा कि इनको जो है इन्वेस्ट इंडिया का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। अब आते हैं आज की 10th और लास्ट न्यूज़ पर, उसको देख लेते हैं। सूरत में जो है ये हम लोग जानते हैं कि बम्बई में जो है और सूरत में डायमंड को लेकर के सूरत जाना जाता है। और जितने भी डायमंड के बड़े बड़े उद्योग हैं वो सूरत में ही निवास करते हैं। तो ये जो है सूरत में एक विश्व का सबसे बड़ा जो है कार्यालय बनाया जा रहा है, सूरत डायमंड बोर्स, सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर ये बनाया जा रहा है। और ये जो है
इस समय जो है करंट में अमेरिका में पेंटागन, अमेरिका में यूएसए में जो है पेंटागन है, ठीक है ना, पेंटागन में जो है ये परिसर है, एक कार्यालय है सुरक्षा विभाग, पेंटागन सुरक्षा विभाग जो है उसका कार्यालय जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है एरिया में बोला जाता है कि परिसर है, ठीक है ना, ठीक है। उसको ये पीछे छोड़ देगा तो उसके बाद जो है इसकी जगह पे जो है सूरत डायमंड बोर्स जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये हम जानते हैं कि ये डायमंड बोर्स जो है ये मेनली सूरत जो है ये डायमंड या हीरा के लिए जाना जाता है। उसके साथ साथ जो मुंबई में जो है वहाँ पर भी हीरा का से रिलेटेड बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और इसका जो है उद्घाटन, जो सूरत डायमंड बोर्स है इसका उद्घाटन जो है वो 21 नवंबर को 2023 को किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से ये 21 नवंबर 2023 से काम करना शुरू कर देगा, करेगा, ठीक है। और मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा, पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। तो सूरत जो है वैसे ही मैं बताया हूँ कि 90% जो हीरा व्यापार जो होता है उसके हीरा तैयार किया जाता है, उसके लिए ही हीरे के व्यापार के लिए ये जाना जाता है। ये ठीक है, सूरत जो है ये जाना जाता है, ठीक है ना। और विश्व के 15 में से 14 हीरो को अंतिम रूप जो है वो सूरत में ही दिया जाता है। और बोर्ड्स की लागत कितनी होगी और इसका जो परिसर होगा वो कितना होगा तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसकी लागत जो है ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है इसकी लागत जो टोटल है वो 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए होगी। और दूसरी जो चीज़ है उससे अधिक लागत होगी। और ये इसका एरिया जो है, ये क्षेत्रफल जो बोल सकते हैं, क्षेत्रफल या एरिया, वो जो है 6.7 मिलियन वर्ग फुट, स्क्वायर फुट, स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इतना जो है इसका एरिया होगा 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसमें जो है कौन सी आर्किटेक्चर फर्म काम कर रही है, वो है मोफोर जेनेसिस आर्किटेक्चर, मोफोर जेनेसिस, ठीक है। ये आर्किटेक्चर कंपनी का नाम है और इसके जो संस्थापक हैं इस कंपनी के वो हैं मनित रस्तोगी, मनित रस्तोगी,
ठीक है। तो इस कार्यालय परिसर को जो है ये आर्किटेक्चर फर्म मुफोर जेनेसिस जो है उसके मनीष रस्तोगी ने जो है इसको डिज़ाइन किया है, और ये मुफोर जेनेसिस के संस्थापक हैं। तो इसके साथ साथ जो है ये यहीं पर जो है अब हम विराम देते हैं आज करंट अफेयर्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, है ना। आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा, और अब थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट बात जो रह गई है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। इसमें जो है जो बहुत सी न्यूज़ जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है अदर सब्जेक्ट्स की जो जानकारी है वो भी आपको प्रदान की जाती है। जीएस तैयारी बेसिकली ये लिंक्स जो हैं, जीएस तैयारी से रिलेटेड लिंक्स, चाहे वो टेलीग्राम का लिंक हो या फिर जो ऐप है गूगल प्ले पे, है ना, गूगल प्ले, तो वहाँ से आप जो है ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐप जो है जीएस तैयारी के नाम से ही है, और उसके हाथ में जो है जीएस तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल के नाम से ही है। ठीक है, एक ऐप है जीएस तैयारी के नाम से, दो ऐप हैं, जीएस तैयारी, फिर है जीएस तैयारी ऐप, और उसके बाद जो है तीसरा जीएस तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल। ठीक है, जीएस तैयारी जो है ये बेसिकली बेसिक है। इसमें आपको जो है करंट अफेयर्स की जो है डेली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम होते आए हैं पीसीएस आईएएस के अलावा भी। और साथ साथ कुछ नोट्स भी जो है वो इसमें जो है मिसलेनियस सेक्शन में गिवन है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, और जो है टेस्ट सीरीज को भी आप जो है अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस तैयारी 9 के नाम से जो है ये जीएस तैयारी 9 के नाम से जो है ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उसके साथ अच्छा इसके साथ साथ जो है जीएस तैयारी वेबसाइट है GSTaiyari.com। इस पर जाएंगे तो आपको डेली की करंट अफेयर्स वन लाइनर जो है, तो वन लाइनर जो है करंट अफेयर्स वो मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो है जो आर्टिकल्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल जो आते हैं वो भी आप वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे भी जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।